नमस्कार दोस्तों, आपका 5G टेक सॉल्यूशन पर फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट जो कि एग्ज़ाम हुई थी, आपके आरपीएससी ने एग्ज़ाम ली थी। ठीक है, 2015 का पेपर भर्ती थी, लेकिन 2016 में रिवाइज एग्ज़ाम हुई थी। 2015 में भी हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिवाइज एग्ज़ाम हुई थी 2016 में। तो इसका आपके लिए लेके आए हैं पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट करवा दिया 2016 वाला, तो पेपर सेकंड का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट पेपर। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है आपके पेपर सेकंड, जिसमें सब्जेक्ट आपके बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बीएम ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, आरएसआर और जीएफ एंड एआर रूल्स। ठीक है, तो इसके आपके इस कंप्लीट पेपर का हम सॉल्यूशन सहित लेके आए हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। तो आते हैं हम बिना टाइम ख़राब किए हुए पहले क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर से हैं क्वेश्चन, तो हम उसी हिसाब से करवाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर जो भाई इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम भी देख सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है, इसको जाना जाता है। तो इस राशि को किस रूप में जाना जाता है? आयोजन के रूप में। आयोजन यानी कि प्रोविजन के रूप में। किसी के रूप में जाना जाता है? प्रोविजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक समाधान विवरण होता है। तो एक बैंक किसका समाधान विवरण होता है भाई? बैंक का समाधान विवरण क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आएगा आपके इनमें से कोई नहीं। रोकड़ बही का भाग नहीं होता, बैंक खाते का एक भाग नहीं होता, वित्तीय विवरणों का एक भाग नहीं होता। तो बैंक का समाधान विवरण इनमें से कोई नहीं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, एक बैंक समाधान विवरण एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो बैंक का जो समाधान विवरण है वो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये किया जाता है आपके पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक का खाना। किससे किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एक फर्स्ट सही रहेगा, पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना। पासबुक एंड बैंक कॉलमन ऑफ कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक इसमें क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपके प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, विक्रय दे रखा हुआ है, सकल लाभ दे रखा है, कुल क्रय दे रखा है। तो अंतिम स्टॉक कितना होगा? तो इसमें अंतिम स्टॉक होगा आपके 9 लाख रुपए। कितना होगा? 9 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होगी? इनमें से कौन सी अशुद्धि आपके तलपट यानी कि एरर्स विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के द्वारा एरर कौन सी होगी, इनमें से आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी ने इसको डिलीट किया हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने फर्नीचर के क्रय पर उसकी मरम्मत पर लगे 1 हजार को डेबिट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो पुराने फर्नीचर था उसे क्रय पर उसके मरम्मत पर लगे 1 हजार के डेबिट को किस में ऐड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके फर्नीचर के खाते में। किस में किया जाएगा? फर्नीचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। आपके लिए सभी जो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के जो ओल्ड पेपर हैं, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, आपके सही कथन बताओ। इनमें से आपको सही कथन बताना है। तो तलपट एक खाता है? नहीं, ट्रायल बैलेंस होता है। तलपट व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों की सूची है? नहीं। तलपट खाता बही का सार नहीं है? नहीं, ये भी गलत है। तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है? ये सही है। तो आपके इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तलपट खाता यानी कि ट्रायल बैलेंस रिवील मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 8वां क्वेश्चन बता रहे हैं हम। तो 8वें में आपके इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें होगा आपके ह्रास का प्रावधान प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है? नहीं। ठीक है, ह्रास केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो, ये भी नहीं है। ह्रास लाभों के प्रति एक प्रभार है, यानी कि ये सही हो जाएगा आपके
थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, और आश लाभों का विनियोजन ये गलत है। तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र तथा उपकरणों की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा व्यय आपके संयंत्र एवं उपकरण के अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। तो इसमें होएगा संयंत्र तथा उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपगत वित्त लगाते हैं ना वो, यानी कि सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्लूड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज, ठीक है, क्या हो जाएगा सेकंड। एक हासमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा होता है? तो इनमें से आपको ये है आपके पास चारों में से इनमें से बताना है कि कौन सा इस हासमान या कि ऑब्सोलेसेंस ऑफ ए डेप्रिसिएबल एसेट्स में भी कॉज्ड बाई। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके इसमें हो जाएगा सभी ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यानी कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन, उत्पादन विधि में सुधार, उत्पाद या सेवा में के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंध। तो क्या हो जाएंगे आपके ये चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान के खाते के लिए संबंध में सही वाक्य बताओ। तो व्यापार संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में आपको सही वाक्य बताना है कि इनमें से सही वाक्य कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपके फर्स्ट, यानी कि इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, उसका बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिजनेस हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 12वां क्वेश्चन है आपके पास देनदारों का प्रारंभिक शेष, या आपके पास देनदारों का प्रारंभिक शेष 48,000, देनदारों का अंतिम शेष 60,000 और वर्ष के दौरान देनदारों में प्राप्तियाँ ये है। तो प्रारंभिक डूबत ऋण प्रावधान 3,000 तथा अंतिम डूबत ऋण प्रावधान ये है। तो आपको बताना है कि इसमें उधार विक्रय की अंतिम राशि कितनी होगी। तो ये होगी 1,12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बेचे गए माल की लागत यदि बेचे गए माल की लागत 26,000 है, प्रारंभिक रहतिया 2400 है, तो विक्रय 30,000 है, तो सकल लाभ 4,000 तथा अंतिम रहतिया 1,600 है। तो क्रय की राशि कितनी होगी? तो 13वें की बात हो रही है, तो इसमें होगी आपके 25,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है आपको लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार उन्होंने जेड को लाभ के 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया है। तो जेड अपना हिस्सा 1/5 एक्स से 1/10 वाई से प्राप्त करता है, तो नया लाभ क्या होगा? तो इसमें आपके नया लाभ क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें होगा आपके 17:11:12, क्या होगा 17:11:12। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सी को एक फर्म के लाभों के 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 विधान दिया है। ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए विभाजन विद्यमान साझेदार है। यदि सी की पूंजी को आधार मानते हुए पूंजियाँ लाभ हानि अनुपात में की जानी हो, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है? ए अनुपात बी की आवश्यक पूंजी बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको 15वें में ए अनुपात बी की पूंजी बतानी है, ये आएगी आपके 54,000 और 36,000, क्या आएगी 54,000 और 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपने 16वां, समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर। तो पार्टनर्स किसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऋणों पर ब्याज के लिए। किसके लिए होते हैं? पार्टनर्स हमेशा ऋणों पर ब्याज के लिए अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों की संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से क्या प्राप्त होगा? तो आपके इसमें प्राप्त होगा समर्पण मूल्य राशि। क्या होगा? समर्पण मूल्य राशि क्या होगा? समर्पण मूल्य राशि मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी किसको? साझेदारों को संयुक्त जीवन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थिति में दावे की राशि ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। इस परिस्थिति में क्या ज्ञात करनी है आपको? दावे की राशि, ठीक है। कैसे ज्ञात करनी है? कि आपके पॉलिसी राशि दे दी, आग लगने के दिन रहतिया दे दिया, ठीक है, आग से बचाया गया रहतिया भी दे दिया, तो आपके पॉलिसी कितने की बनेगी? तो ये बनेगी आपके 51,100 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? तो इनमें से आपको संबंध बताना है किस परिणामी हानि के
से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये आएगा आपके थर्ड, यानी कि बचाया गया रहतिया, स्टॉक सैल्वेज्ड। क्या आएगा? स्टॉक सैल्वेज्ड, यानी कि बचाया गया रहतिया किसके काम आएगा? किससे संबंधित नहीं होगा? परिणामी हानि से। कौन? शुद्ध लाभ की हानि संबंधित होगी परिणामी हानि से, स्थिर व्ययों की हानि होगी और बिक्री में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो व्ययों का निर्धारण करता है आपके मिलान। किसके लिए काम करता है? लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? मिलान या कि मैचिंग। किस पे होता है? मैचिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यावसायिक लेन देन कौन सा नहीं है, इनमें से आपको ये बताना है। तो ये होगा आपके सेकंड, यानी कि श्रीमती उषा को 5,000 मासिक पर टंकक के रूप में नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य हेतु। अभी ये आपके व्यावसायिक लेन देन नहीं है, ये किसके लिए? 5,000 में से मासिक पर टंकक के रूप में नियुक्ति करते हैं ना, तो उसके लिए ये किस में नहीं आएगा? आपके व्यवसाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित होती है, तो इनमें से कौन से में आपके व्यवसाय है, जो भी कोई ट्रेडिंग है, बिजनेस है, उनमें निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना इनमें से कौन से आंसर में है? तो ये होगी आपके निरंतरता की संकल्पना में। क्या होगी? निरंतरता की संकल्पना में क्या निहित है? भविष्य में नहीं बेचने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको अपन कहेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या कहेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के अनुसार आगम व व्ययों का, समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस, यानी आय और व्यय की पहचान किसके द्वारा की जाती है? समय के अनुसार। तो ये की जाती है आपके, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी? अस्तित्व की एंटिटी, कॉस्ट कंसेप्ट, मैटरनिटी, कोई सी भी नहीं है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माल दान में देते समय जिस खाते को जमा किया जाता है वह है, तो माल दान में देते हैं उस समय जिस खाते को जमा किया जाएगा वह है, तो वह होगा आपके कौन सा? क्रय खाता। क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्या होगा? परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष का योग 1500 से कम मिलता है, तो इस अंतर को क्या लिखा जाएगा? तो इस अंतर को लिखा जाएगा उनचित खाते की डेबिट। क्या किस में लिखा जाएगा? उनचित खाते की डेबिट में, यानी कि डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। अगर आपके किसी में भी अगर मान जो आपको चाहिए वो वैल्यू अगर कम मिलती है, या बाई मिस्टेक कोई प्रिंटिंग मतलब एडिंग में या अकाउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सस्पेंड अकाउंट में ही डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं क्या कहलाते हैं? एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को के लिए एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? आपके ये कहलाते हैं व्यापारिक विज्ञापन। क्या कहलाते हैं? व्यापारिक विज्ञापन, यानी कि ट्रेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित हुआ राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं या मुआवजों के लिए शिकायत को स्वीकार कर सकता है? तो राज्य आयोग है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो राज्य आयोग स्थापित हुआ है वो कितने मूल्य तक की वस्तुओं का शिकायतों को स्वीकार करता है? तो यह है आपके 20 लाख से 1 करोड़। क्या आएगा? 20 लाख से 1 करोड़ तक की ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी, तो प्रभावी भर्ती इनमें से क्या सुनिश्चित करेगी? इनमें से आपको ये बताना है क्या सुनिश्चित करेगी। वह करेगी कि अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना। एक प्रभावी रिक्रूटमेंट होगी, वो क्या प्रोसेस करेगी? एक अनुकूलतम, यानी कि एक डिलीवरिंग हाईएस्ट कैलिबरे ऑफ इंडिविजुअल्स एट ऑप्टिमम कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनमें से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना है कि इनमें से आपको मिलान करना है एक तरह का। ठीक है, जैसे ये है कंप्लीट सारे, तो इनमें से कौन सा किससे संबंधित है? ठीक है, समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा आपके फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय अध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों और सहकामगारों यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड सुपरवाइजर्स, ठीक है, एंड कोवर्कर्स। तो इनके जो विभागीय अध्यक्ष, पर्यवेक्षकों और सहकामगारों के मध्य समन्वय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके क्षैतिज समन्वय के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक प्रमुख क्रिया भी है। तो इनमें से कौन सी क्रिया है ये संवर्धन मिश्र की क्रिया। कौन सी? संवर्धन मिश्र की क्रिया, यानी कि प्रमोशन मिक्स। क्या कहलाती है? प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित व्यापारिक परंपराओं और जैसे अप्रमाणिक उत्पाद, मिलावट और कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने का निम्न में से एक प्रयास कौन सा है? तो इनमें से कौन सा प्रयास है? ये है उपभोक्तावाद। क्या आएगा इसमें? उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, यह कहा गया है। तो ये किसने कहा गया है? तो ये कहा है आपके महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप में किसने की थी? तो 1962 की बात हो रही है, तो किसने की थी? आपके अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने। किसने करी थी? मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही कथन का चुनाव करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन चारों में से आपको सही कथन का सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपके 35 में हो जाएगा ये थर्ड। कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थापन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कुछ समय तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के लिए क्या होते हैं? स्थापन है। टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड वर्कर्स आर द सब्स्टिट्यूट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों को उल्लंघन करने के बीच अनुरूपता सुझाई थी। तो इनमें से किसने सुझाई थी आपके अनुरूपता? फर्स्ट, डगलस मैकनेगर ने। किसने? डगलस मैकनेगर ने सुझाई थी आपके इसमें। लाल गर्म स्टोव को छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने की अनुरूपता किसने सुनाई थी? डगलस मैकग्रेगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं। तो आलसी उद्यमी कौन होते हैं? जो किस पर टिके रहते हैं आपके आलसी उद्यमी? ये टिके रहते हैं दूसरों के परिश्रम पर। किस पर टिके रहते हैं? लेबर ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखे हैं आपको, ठीक है। कथन में से 2 कथन दे हैं, इनमें से कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपके केवल फर्स्ट सही है। उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं, सही बात है। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते, तो ये गलत। और पहला सही, यानी कि केवल उत्तर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना, तो किसमें कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपके प्रबंधन का वित्त कार्य। क्या कहलाता है? प्रबंध का वित्त कार्य कहलाता है। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना क्या कहलाता है? प्रबंध का वित्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीथ डेविस के अनुसार निम्न में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? तो इनमें से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? ये है आपके प्रौद्योगिक अवरोध। कौन सा? प्रौद्योगिक अवरोध, यानी कि टेक्नोलॉजिकल बैरिज। ये आपके अवरोध नहीं है संचार में। ये कम्युनिकेशन में कभी ये बैरियर नहीं होता टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। फिजिकली बैरियर हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है? तो कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य क्या होता है? तो ये होते हैं आपके लक्ष्य उपलब्धि होता है, ठीक है। कर्मचारी व्यवहार बदलना होता है, औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना होता है, ये सभी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही का सामान्य अनुक्रम क्या होगा? तो एक कार्यवाही की जाती है प्रगतिशील और सुधारात्मक अनुशासन के तहत, तो वो उसका अनुक्रम क्या होगा इसमें से आपको बताना है,
तो ये हो जाएगा आपके मौखिक चेतावनी देगा, फिर लिखित चेतावनी देगा, फिर निलंबन और फिर छुट्टी कर देगा। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ओरल वार्निंग, रिटन वार्निंग, सस्पेंशन और डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्रम में लिखित अधिनियम लागू किया गया था। तो जो प्राक्रम में यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था वो कब लागू किया गया था? तो ये आपके इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपके शिकायत निवारण एजेंसी कब है? ये थी आपके जिला उपभोक्ता फोरम होती है, सही बात है। राज्य कमीशन होता है, ये भी सही बात है। राष्ट्रीय कमीशन, तो उपभोक्ता संरक्षण के जिला पे भी होता है, जिला उपभोक्ता संरक्षण भी होता है, राज्य कमीशन भी होता है, राज्य योग, राष्ट्रीय योग होता है, यानी कि सभी होते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बैंकिंग व्यवसाय की हो सकती है, यानी कि जो पार्टनरशिप ऑफ बैंकिंग बिजनेस, तो उसमें साझेदार कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो ये होंगे आपके 10। कितने हो सकते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा नैतिक दर्शन आपके लोगों के लिए सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है। तो ये होता है आपके उपयोगितावाद। क्या आएगा? उपयोगितावाद, यानी कि यूटिलिटरिज्म। क्या आएगा? यूटिलिटरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इनमें से आपके कौन से सही है आपको ये बताना है। ठीक है, 47 की बात हो रही है। तो इसमें पेशेवर, ये है आपके व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा कौन कौन सी है? तो पेशेवर प्रबंधन होता है, नवीन सामाजिक चेतना होती है, कानूनी विधान होते हैं, स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए। तो आपके चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें तो चारों सही होंगे तो आप क्या जाएगा फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। ठीक है, सेवानिवृत्त होता है कोई, अगर साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी उसके ऊपर देयताओं की जिम्मेदारी रहती है। तो इसका मतलब क्या है? यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, अगर वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है तो उसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी रहती है? देयताओं की, देयताओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथन विनिमय पत्र से संबंध है। तो इनमें से कथन विनिमय पत्र से कौन सा संबंध है? ठीक है, तो इसमें होएगा आपके लेखक की ऋण होता है, नहीं। बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है, ये सही है। भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश, सही है। तो आपके हो जाएगा सेकंड एवं थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड एवं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेवर धन प्रबंधक जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, ये बताना आपको। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि उद्यम पूंजीपति। क्या कहलाता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो पेशेवर धन प्रबंधक जो समता पूंजी के एक पुल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है, तो वो कहलाता है उद्यम पूंजीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण किसमें व्यवहार करता है? तो 51वें क्वेश्चन की बात हो रही है। तो किसमें व्यवहार करता है? ये निरीक्षण भी करता है, सत्यापन भी करता है और लेखों की जांच भी करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वैधानिक जो अंकेक्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके सनदी लेखापाल के, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा क्या किया जाता है? स्टेचुटरी ऑडिट में भी कंडक्ट बाई स्टेचुरी। ठीक है, तो वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सनदी लेखापाल, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र होता है। तो अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षक में नियोजकों द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इन लॉ इन स्टेचुटरी ऑडिट एंड एम्प्लॉयर इन प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं। तो क्या राय देनी होती है उनको? तो सत्य और उचित। ठीक है, कौन सी राय देनी होती है? सत्य और उचित चित्रण के लिए चित्रित करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या आ जाएगा? ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके उसे कहते हैं ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, एक एक ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच द एक्यूरेसी ऑफ बुक एंट्रीज में बी सबस्टेंड इज। तो ये इसमें हो जाएगा आपके ए वाउचर यानी कि प्रमाणक। क्या हो जाएगा? एक प्रमाणक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अंकेशक की सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? तो आंतरिक अंकेशक की बात हो रही है, तो इनमें से सुस्पष्ट भाषा बतानी है आपको आंतरिक अंकेशक की। ठीक है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही होंगे, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये लो, तो आपके इसमें से आपको चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा आपके वित्तीय विवरण पत्रों की विश्वसनीयता के विषय में अंकेशक अपनी राय से स्वामित्व का विश्वास दिलाते हैं, गलत। ठीक है, अंकेशित वित्तीय विवरण पत्रों पर बैंक अधिक विश्वास करते हैं, ये भी गलत है। व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते, तो ये सही हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक अंकेशक द्वारा क्या वैधानिक अंकेशक द्वारा यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैधानिक अंकेशक यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास करता है तो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट में जो अशुद्धियाँ मिलेगी उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये आपके खुद वैधानिक अंकेशक यानी कि चार्टेड अकाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा किसके तहत अंकेशक के अधिकार एवं कर्तव्य नियत है? तो कौन सी धारा में अंकेशक के अधिकार हैं? तो ये है आपके 143। किसमें है? 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेशक के नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के नियंत्रक मालिका द्वारा की जाएगी? तो ऑडिटर की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं मालिका का द्वारा किया जाएगी। ये किस धारा में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके धारा 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अंकेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत अंकेशक प्रमापों की पालना देखनी होती है। तो प्रत्येक ऑडिटर को अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के तहत अंकेशक यानी कि ऑडिटर के जो स्टैंडर्ड्स है उनको देखा जाता है, तो उनकी पालना की जाती है। तो यह आ जाएगा आपके 143(9). क्या जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 143(9) धारा के तहत। प्रत्येक वैधानिक अंकेशक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रत्येक जो वैधानिक यानी कि सीए होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है आपके अंकेशक प्रतिवेदन। क्या होता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशक कार्यक्रम का दोष है, तो किसका दोष है अंकेशक? ये है आपके कठोरता का भी होता है, नए क्षेत्र की उपेक्षा करता है, यंत्रबद्ध कार्य यानी कि रिजिडिटी होती है, इग्नोरिंग न्यू एरियाज, मैकेनाइज्ड वर्क, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के सत्यापन में सम्मिलित है, संपत्ति के सत्यापन में क्या सम्मिलित है? ठीक है, तो आपके अस्तित्व होना चाहिए, सही है। स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार होना चाहिए, सही है। मूल्यांकन तथा प्रभार होना चाहिए, सही है। तो आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। तो संपत्ति के सत्यापन में इन तीनों चीज़ों का यानी कि अस्तित्व, स्वामित्व, स्वत्वाधिकार, मूल्यांकन और प्रभार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अंकेशक, ठीक है, यदि कोई अंकेशक द्वारा धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता तो उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख से कम नहीं है। तो लेकिन इसे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? आपको ये बताना है। तो कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 25 लाख तक। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 25 लाख, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3) के अंतर्गत एक अंकेशक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है? तो एक ऑडिटर कितनी कंपनियों का ऑडिटिंग कर सकता है? तो ये है आपके 20 कंपनियों का। कितनी कंपनियों का कर सकता है? 20 कंपनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अंकेक्षण यानी कि जनरल ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो सामान्य जो अंकेक्षण है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके 1 वर्ष की अवधि के लिए। कितने के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के लिए।
अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ या कमाने के उद्देश्य हो अथवा नहीं तथा चाहे उसका आकार या वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच करता है। सही बात है, ठीक है। जबकि ऐसी जांच पर उसे राय प्रकट करने से उद्देश्य से की गई हो। तो अंकेक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी, आपको ये बतानी है। तो यह आपके दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल ने। किसने? IAASB ने। किसने दी थी? IAASB ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAI द्वारा एक प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। तो ICAI के द्वारा कौन सा अधिकार नहीं होगा अंकेक्षक का, आपको ये बताना है। कौन सा नहीं होगा? शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण करने का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये उसका अधिकार नहीं है। बाकी शाखाओं का निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। अंकेक्षण कार्य है तो आवश्यक सूचना के पता लगा सकता है। अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सम्मिलित कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का नहीं कर सकता, यानी शाखा के जो अंकेक्षक हैं उनके कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? तो अंकेक्षण से आपको बताना है कि क्या तात्पर्य है। तो ये आपके होगा लेखा पुस्तकों की जांच करना। क्या होगा? लेखा पुस्तकों की जांच करना आपके क्या होगा? अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग का मतलब है टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है। एग्जामिन अकाउंटिंग बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग है। सही बात है। तो भाषा के ओडीरे शब्द से लिया गया है। तो किस भाषा के ओडीरे शब्द से लिया है ये आपके ऑडिटिंग शब्द? ये लिया है आपके लैटिन भाषा के। किससे लिया है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंकेक्षण का एक लाभ नहीं है? तो इनमें से ऑडिटिंग का इनमें से एक लाभ नहीं है। तो कौन सा लाभ नहीं है आपके ऑडिटिंग से? कौन सा लाभ नहीं होता आपको? यह नहीं होता कि यह लागत भार का न्यून करता है। यह लागत भार को न्यून करता है, ये लाभ नहीं है। स्वामी की संतुष्टि प्रदान करता है। सही बात है। ऋण लेने में सहायता देता है। सही बात है। यह अशुद्धियों और कपटों की खोज करता है। ये भी सही बात है। तो ये लागत भार को कम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है। भाई वैधानिक जो अंकेक्षक होता है उसको किसी भी समय जांच पड़ताल करने का अधिकार होता है। सही बात है। तो किसका होता है? ये होता है कंपनी के लेखा पुस्तकों तथा प्रलेखों एवं प्रमाणकों को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड, यानी कि अकाउंट बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? तो आपके नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें? क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। चालू अंकेक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चालू अंकेक्षण की बात हो रही है, यानी कि कंटिन्यूस ऑडिट की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है कंटिन्यूस ऑडिटिंग के लिए। तो इसमें हो जाएगा आपके, जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तब इसकी आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? ये गलत बात है, ठीक है। नियमित अंतराल में आयोजित होता है। सही बात है। यह प्रतिदिन आधार पर कार्यान्वित होता है। सही बात है। यह बहुत खर्चीली होती है। यह भी सही है। लेकिन जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो तब इसकी आवश्यकता होती है। ये गलत बात है, ठीक है। तो आपका इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष 2014-15 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को किए गए? तो वर्ष 2014-15 की बात हो रही है। तो किसको किए गए थे आपके? यूएसए को। किसको किए गए थे? यूएसए के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रिजर्व बैंक ने बहुनित्य उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति की माप हेतु निम्न में से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया है? तो इनमें से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया है? यह आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाला है ना, उसको अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन शाखा प्रदान करती है? तो किसानों को दीर्घकालीन लोन देती है। कौन सी शाखा देती है? आपके प्राथमिक भूमि विकास बैंक। कौन से देते हैं? प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
NSSO के 70वें दौर के आंकड़े के अनुसार भारत में कृषि साख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 79 की बात हो रही है, तो कृषि साख के संबंध में कौन सा क्वेश्चन इनमें से सही है, कौन सा ऑप्शन, ये होगा आपके थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा, किसानों की निधियों का 40% अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर ध्यान देना है, ठीक है, कथन ए और कथन बी, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। दो कथन है आपके पास, ठीक है। 80वें में दो क्वेश्चन है और इनको आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो करते हैं, भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गए मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में सकल पूंजी का निर्माण का प्रतिशत हिस्सा गिरा है। सही बात है, कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी का निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र के विनियोगों में कमी हुई है, ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए एवं बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना एक बड़ा कदम है। तो ये किससे संबंधित है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना किससे संबंधित है आपके, ये है आपके भारत में सूक्ष्म लघु एवं MSME उद्यमियों के लिए कारोबारी करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, किसमें होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें, ठीक है। टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि में सर्जित सिंचाई क्षमता, ठीक है, योजना अवधि में सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफ़ी अंतर रहा है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है। तो इस स्थिति के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन, भारत में जल संसाधनों की कमी, ये आपके जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। योजना अवधि में सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफ़ी अंतर रहा है। तो इसका होता है आपके अपूर्ण वितरण, कमान क्षेत्र का दूरा विकास, सिंचाई भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना, ठीक है। तो ये आपके हैं, लेकिन भारत में जल संसाधनों की कमी और सूखा इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में जोड़े गए कुल मूल्य 2011-12 की कीमतों पर निर्माणी क्षेत्र का योगदान क्या है। तो 83वें क्वेश्चन की बात हो रही है। तो कितना योगदान है आपके, करीब 17%। अर्थव्यवस्था में के हाल ही के वर्षों में जोड़े गए कुल कीमत में 2011-12 की कीमतों पर निर्माण क्षेत्र का योगदान, तो निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है आपकी, कितना है, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 2015-20 की अवधि के लिए भारत के नई विदेशी व्यापार नीति घोषित की। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो नई विदेशी नीति का उद्देश्य क्या है आपके, 2019-20 तक भारत के निर्यातों को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। तो क्या होगा इसका आपके अवधि के लिए नई विदेशी व्यापार नीति का मतलब क्या हुआ कि 2019-20 तक भारत के निर्यातों को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। कितने का टारगेट लिखा है, 900, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 अप्रैल 2015 को एक नई विदेशी व्यापार नीति 2015-20 की अवधि के लिए घोषित की गई थी। इस नीति को केंद्र में है, तो इस नीति का मतलब क्या है, तो इस नीति का मतलब है आपके सेकंड ऑप्शन, यानी कि निर्माणी एवं सेवाओं दोनों के निर्यातों को समर्थन देना एवं कारोबारों में आसानी की स्थिति को सुधारना। यानी कि कारोबार में जो आसानी है उसको सुधारना, और जो निर्माण एवं सेवा दोनों का निर्यात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिसंबर 2014 के बाद लगातार माल के निर्यात में कमी आई है। क्या कह रहे हैं कि लगातार माल के निर्यात में क्या आई है, कमी आई है। तो इसमें भारत के निर्यातों में इस कमी का कारण क्या है, भाई कमी का कारण क्या है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो कमी का कारण क्या है आपके, इसमें आपके सुस्त वैश्विक मांग और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी हो जाना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। तो लगातार माल के निर्यात में कमी क्यों आ रही है भारत के माल 2014 के बाद, इसलिए आ रही है कि सुस्त वैश्विक मांग और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी। जब वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी हो जाती है तो उस माल की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग है उससे संबंधित सबसे सही क्वेश्चन इसमें से बताना है। यह है राष्ट्रीय आय अर्जित आय है
जबकि व्यक्तिगत आय आवश्यक रूप से अर्जित आय नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल इनकम इज इनकम अर्नड एंड पर्सनल इनकम इज नॉट नेसेसरली अर्नड इनकम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है? तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें सबसे मैक्सिमम शेयर कौन से राज्य में है? ठीक है, आपको इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपके दिल्ली में। किस में है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त को संतुलित करके जारी करती है? तो निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को संचालित करती है और जारी करती है? तो कौन सी संस्था है? यह है आपके CSO न्यू दिल्ली। कौन सी है? CSO न्यू दिल्ली। ठीक है, CSO है ये आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त को संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 2014-15 के बजट के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो 2014-15 के बजट की बात हो रही थी क्योंकि उस समय 16 में एग्जाम लगा था। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा कुल व्यय का करीब 82% राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुआ था। सही बात है। उस वक्त राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पादों का करीब 24% था। सही बात था। राजस्व व्यय का करीब 11% ब्याज भुगतान में किया जाता था। सही है। तो क्या हो जाएगा आपसे के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संधारणीय कृषि के राष्ट्रीय मिशन, संधारणीय कृषि के राष्ट्रीय मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो 91 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इनमें से क्या सही नहीं है? गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन एवं विवरण। ठीक है, तो द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए राजस्थान में क्या शामिल नहीं है? वर्षा आधारित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती की जाती है। सही बात है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन भी किया जाता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन एवं वितरण ये इससे शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का क्या लक्ष्य रह गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। तो क्या लक्ष्य लिया है? 8%। कितना लिया है? 8%। राजस्थान संपर्क परियोजना राजस्थान में निम्न में से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? राजस्थान संपर्क योजना ये की गई है जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने एवं उसकी सूचना प्रदान करने के लिए एक ही जगह पर संपर्क की सुविधा प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, तो राजस्थान संपर्क परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नूतन एवं नवीकरणीकृत ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है? राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है आपके? 147 गीगावाट। कितनी है? 147 गीगावाट। 2016 की बात हो रही है ये। ठीक है, भारत में वर्ष 2015 में सकल घरेलू राजस्व में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत क्या है? तो सकल घरेलू कर राजस्व में बात हो रही है। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों का 2014-15 का अनुपात पहुंचा है। कौन से का? 2014-15 का। तो इसमें हो जाएगा आपके 54-46, 54:46। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2014 में कुल रोजगारों में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? भारत की बात हो रही थी पहले, सबसे ज़्यादा 17% हो रहा था। ठीक है, सेवा क्षेत्र का। तो अब कितना है भारत में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 28.7%। कितना है? फोर्थ ऑप्शन। कितना है आपके? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्या जाएगा? 28.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला कार्यक्रम संबंधित है। तो भारतमाला कार्यक्रम आपसे किससे संबंधित है? भारत में सड़क आधारभूत संरचना के विकास से। क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम और जो था
तो स्त्रीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था, तो उसका मतलब क्या था आपको ये बताना है। तो उसका मतलब था कि अल्पकालीन अवधि के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई। भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई, आपके 1872 में। कब हुई थी, 1872 में, ठीक है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए भाई हमारे देश में, तो ये आपके किया जाना चाहिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना। क्या किया जाना चाहिए, कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना, यानी कि टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड व्हाट शुड बी डन इन आवर कंट्री। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। क्या, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किसमें है। तो आपके 101वां क्वेश्चन है, यह है आपके नियम नंबर 17 में। किसमें आता है, पदाधिकार का नियम निलंबन किसमें आता है, आपके रूल नंबर 17 में। किसमें आता है, रूल नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है। 102 क्वेश्चन में बात हो रही है, तो ये किया जाता है आपके कर्तव्य स्पंदन से, यानी कि बाय ड्यूटी से। किससे किया जाता है, ड्यूटी से। हाउ इज लीव अर्नड, तो ड्यूटी करेंगे आप, कर्तव्य करेंगे तो आपको लीव मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवाकाल में कितने दिनों का अधिकतम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। तो अधिकतम अवकाश आपके 300 दिनों का, कितने दिनों का कर सकता है, 300 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदेय अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में किस सीमा तक सीमित रहेगा। देखा, लीव नॉट ड्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी लिमिटेड अप टू। तो ये कितने दिन तक रहेगा आपके, 360 दिन तक। कितने दिन तक, अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में कितने के लिए होता है, 360 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी की सीमा स्वीकृत की जा सकती है। तो कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा, यानी कि जो चाइल्ड एडॉप्शन लीव ली जाती है, तो वह स्वीकृत कितने दिनों तक की जा सकती है। तो ये है आपके 105 में आपके 180 दिन, ठीक है। कितने दिन आ जाएंगे आपके, बच्चा दत्तक ग्रहण की छुट्टी 180 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सरकारी कर्मचारी, ठीक है, कौन सा सरकारी कर्मचारी की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा आपके जब प्रोबेशन ट्रेनीज होते हैं ना, ये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, यानी प्रोबेशनल ट्रेनीज है, इनको कोई भी अवकाश नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकृत किया जा सकता है। तो एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत दिया जाता है, आपके फर्स्ट के तहत, यानी कि नियम नंबर 122 ए और 103 ए। नियम नंबर 122 है और एम 103 ए के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त पर उन अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों एवज में नगद भुगतान किया जाता है। तो सेवानिवृत्ति पर कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ अनलिस्टेड प्रिविलेज लीव अपॉन रिटायरमेंट इज डन अंडर। तो कौन से केस के तहत किया जाता है ये, रूल नंबर 91 बी के तहत। किसके तहत दिया जाता है, उपार्जित अवकाशों के लिए 91, रूल नंबर 91 बी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तथा उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी होगा। एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी होगा। कब से लागू होगा ये, तो ये होगा आपके उस दिन से जिसे सरकार निश्चित करेगी ना, उस दिन से होगा। कब से होगा, उस दिन से जब से सरकार उसको निश्चित कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। तो ये होएगा आपको पेंशन अंशदान। कौन सा, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। तो ये आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा विवरण सही है, इनमें से आपको चारों में से बताना है कि कौन सा विवरण सही है। तो आपके है सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका लौटाई नहीं जाएगी, यही सही है। ठीक है, सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को सेवा की जो पुस्तिका है वो लौटाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपके सही है। प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में के संबंध में सामान्य शर्तें किस नियमों में दी गई है। प्रदत्त अधिकार, ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स किस अधिनियम में दी गई है आपके, ये दी गई है नियम नंबर 167 में। किसमें दिया गया है, रूल नंबर 167। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण समय नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारियों का पदभार ग्रहण समय की देयता है। तो ये है आपके सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु। तो नियम नंबर 4 में कौन सा है, सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करते हैं। तो यह आपके आती है रूल नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा कार्यकाल ग्रहण काल नियम 1981 के नियम नंबर 6(1) में प्रावधान क्या है। तो RSR नियम में राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, उनमें 1981 में आए थे। तो इनके नियम नंबर 6(1) में क्या है, तो 6(1) में बात होती है, तो इसमें आता है आपके देय कार्य ग्रहण काल की अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना। तो एडिशन ऑफ अनलिस्टेड, ठीक है, एडिशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इन एम्प्लॉइज प्रिविलेज लीविंग अकाउंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल ग्रहण के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से क्या देय नहीं होता है। जब कार्य ग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को, कार्य ग्रहण काल के दौरान की बात हो रही है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम के दौरान, तो क्या नहीं दिया जाता, वाहन भत्ता नहीं जाता, वेतन दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, मकान किराया दिया जाता है, HRA दिया जाता है, DA दिया जाता है, ठीक है, सैलरी दी जाती है, लेकिन व्हीकल अलाउंस नहीं दिया जाता। एक सरकारी कर्मचारी का कार्य ग्रहण काल कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है पूर्व वाले पद से कार्य मुक्त होने के तुरंत बाद से। क्या हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग रिलीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस पोस्ट से रिलीव्ड मिलेगी जब आपका कार्य ग्रहण काल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 2:2-3 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारियों को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने या नए पदस्थापित स्टेशन तक यात्रा हेतु दिया जाने वाला समय क्या कहलाता है। तो ये दिया जाने वाला समय कहलाता है आपके कार्य ग्रहण काल। क्या कहलाता है, कार्य ग्रहण काल, जिसको कहते हैं हम ज्वाइनिंग टाइम। क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद का ग्रहण करने हेतु कार्य ग्रहण काल का उपयोग कर सकता है। तो सरकारी कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद को ग्रहण करने के लिए कितने दिन का टाइम ले सकता है। तो ये ले सकता है आपके 4 दिन का। कितने दिन का ले सकता है, 4 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 5(4) में इंगित सीमा से अधिक कार्य ग्रहण काल समय में अधिकतम 30 दिन की सीमा तक वृद्धि के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। तो कार्य ग्रहण काल में अधिकतम 30 दिन की सीमा की वृद्धि, तो 30 दिन की सीमा की वृद्धि किसके द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, आपके विभागाध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किसके द्वारा, जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं तो उनके जो विभागाध्यक्ष है उनके द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य है, यानी कि प्रोबेशनर से क्या मतलब है, आपको बताना है प्रोबेशनर से क्या मतलब है। एक वह व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के लिए विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड, ए पर्सन अपॉइंटेड प्रोविजनली अगेंस्ट ए सबस्टेंटिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ ए सर्विस और ऑन ए सबस्टेंटिवली वैकेंट पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानदेय से अभिप्राय क्या है। मानदेय की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक भुगतान। भाई कभी कभी रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग पेमेंट, ठीक है, क्या ये होता है एक सामयिक अथवा कभी कभार दिए जाने वाला, यानी कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट
टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लाइव ऑफ एडिशनल वर्क परफॉर्म। तो अतिरिक्त कार्य किया जाता है ना, उसके लिए कभी कभी ओकेजनली और इंटरमिटेंटली, ठीक है, कभी कभी दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मानदेय, ठीक है, होनोरेरियम। इंग्लिश इसका वर्ड, इंग्लिश वर्ड इंपॉर्टेंट है, होनोरेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम खंड फर्स्ट के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु होती है? जब प्रथम नियुक्ति के समय आयु कितनी होती है, ये किस में परिभाषित की गई है? रूल नंबर नियम 8 फर्स्ट में। किसमें? नियम रूल नंबर 8 रूल नंबर 8 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम का नियम नंबर 9 नियमों में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। किस पे नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग होती है, जब मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, तो ये किस में आती है? आपके रूल नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य कर्मचारी कौन कौन होते हैं? तो स्वास्थ्य प्रमाण यानी कि विच गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये कौन कौन से होते हैं आपके? उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी को जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला सही है। जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए, उनका मेडिकल परीक्षण हो गया हो, ये भी सही है, ठीक है। जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया हो, ये भी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या हैं? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइन, ठीक है। तो पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या है आपके पदाधिकार के? सभी है, इसमें कौन सा है? सभी। एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। एक कर्मचारी किसी एक पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता? तो ये इस सिद्धांत की बात हो रही है आपके, इनमें से कौन सा वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा? फर्स्ट, भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, क्या स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं जाना जाता? तो कौन सा नहीं जाना जाता? भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए। अवसर की मांग के अनुसार वह, सही है। स्वयं की धनराशि की तरह लोक निधि के व्यय में सावधानी, सही है। सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें नहीं माना जाता, तो कौन सा नहीं माना जाता? भत्ते लाभ का स्रोत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 266 के 266 फर्स्ट में परिभाषित निधि है। तो 266 फर्स्ट की बात हो रही है, तो 266 फर्स्ट में कौन सी निधि है आपके? राज्य की संचित निधि। कौन सी है? राज्य की संचित निधि, ठीक है। 266 फर्स्ट में कौन सी आती है? राज्य की संचित निधि। और 267 में आती है आपके आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया है, तो बकाया किराए की वसूली की जाने वाले वसूली के लिए उत्तरदायी क्या होगा? तो इसके लिए क्या उत्तरदायी होगा? आपके विभागाध्यक्ष। कौन होगा? जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया है, तो बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपके पास चार कथन है, ठीक है। इनमें से कौन सा सत्य है, सही बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है बिल्कुल सही कौन सा है। मूल रसीद के खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी की जा सकती है? नहीं। वित्तीय वर्ष में एक बार ही नकद चेक का सत्यापन करना चाहिए? नहीं। डुप्लीकेट चाबियां बैंक लॉकर में रखी जाती है? नहीं। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी भुगतानकर्ता को प्रारूप में रसीद जारी करेगा। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा तो किसके रूप में जारी करेगा? ये करेगा आपके GA 55 में। किस में करेगा? तो ये आपके रसीद जारी किसके थ्रू करता है?
GA 55 के थ्रू रसीद जारी करता है। किसके द्वारा जारी करता है? GA 55 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें। सामान्य विभाग में रसीद बुक, शिक्षा विभाग में रसीद बुक, इनमें से आपको मिलान करना है। इनमें से कौन सी बुक का कौन सा प्रारूप है? ठीक है, प्रारूप मिलान करना है आपको इसमें सब में। ठीक है, क्या करना है? प्रारूप मिलान। तो इसमें हो जाएगा आपके 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए में आएगा GA 55। ठीक है, क्या आएगा? ए में आएगा GA 55, फिर बी में आएगा GA 56, 55, 56, 48, 50। क्या आएगा? 55, 56, 48, 50। तो पहले में क्या आएगा? 55। ठीक है, क्या आएगा? 55, फिर आएगा आपके 56, सामान्य विभाग की रसीद में आएगा 55, शिक्षा विभाग की में आएगा 56, फिर सरकारी राशि के लेन देन की रोकड़ पुस्तिका में आएगा 48, और गैर सरकारी राशि के लेन देन के रोकड़ में आएगा 50। तो 55, 56, 48, 50, यानी कि सामान्य विभाग में रसीद बुक के लिए क्या आएगा? 55, और शिक्षा विभाग में रसीद बुक के लिए 56। ठीक है, और सरकारी राशि के लेन देन में रोकड़ पुस्तिका के लिए 48, और गैर सरकारी राशि के लिए लेन देन के लिए आएगी आपके 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को ऐसी वित्तीय शक्तियाँ जो किसी प्राधिकारी को प्रायोजित नहीं की गई, वे किस में विहित होती हैं? तो ऐसी शक्तियाँ हमेशा किस में होती है? वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में विहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियाँ प्रत्येक मामले की जांच के लिए किसे भेजी जाती है? टू होम ऑल सैंक्शंस टू राइट ऑफ लॉजेज फॉर स्क्रूटनी इन ईच केस शैल बी कम्युनिकेटेड। तो किसको भेजी जाती है? हमेशा सारी महालेखाकार को, यानी कि अकाउंटेंट जनरल को। किसको भेजी जाती है? अकाउंटेंट जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल या मददवार दावे के स्वरूप और राशि का ब्यौरा होता है, इसमें साधारण रसीद शामिल है को क्या कहा जाता है? साधारण रसीद को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से अधिक के सभी उप वाउचर को भेजे जाएंगे, तो किस में भेजे जाएंगे? आपके ये 3rd ऑप्शन है, यानी कि महालेखाकार को भेजे जाएंगे। 1000 से अधिक के सभी वाउचर होते हैं, ऑल सब वाउचर्स फॉर मोर देन 1000 शैल बी सबमिटेड टू, तो ये भेजे जाते हैं आपके अकाउंटेंट जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है? तो ये कब वाउचर बनता है? ये बनता है आपके विधिवत रसीद देने एवं उस पर भुगतान किया एवं निरस्त की मोहर लगाने पर। तो कब बनता है आपके चेक या बिल? वाउचर कब बनता है? बिल बिकम्स ए वाउचर कब बनता है? ये डूली रिसिप्ट एंड स्टाम्प्ड, पेड एंड कैंसल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान की समस्त राशियाँ जिसकी रसीदों पर टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए जब तक वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न हो, तो इसमें हो जाएगा आपके 5000 से अधिक। तो कब तक होएगा ये ड्यूटी से मुक्त न हो? कितना भुगतान की जाती है इसमें राशि? 5000 से अधिक हो उसके लिए। ठीक है, तो इनके लिए हमेशा क्या लगाया जाता है? टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहित के दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है। काले भाई तूने दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है, तो इसमें से क्या अपेक्षित नहीं है? आपके कोषाधिकारी को एक प्रमाण पत्र के अभिलेख के अनुसार पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा इसमें आपके लिए? तो कौन सा अपेक्षित नहीं है? 1st ऑप्शन अपेक्षित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम के रूप में कितने राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि ऐसा करना किसी विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा नहीं हो। ठीक है। एज ए जनरल रूल हाउ मच अमाउंट ऑफ चेक शैल नॉट बी इश्यूड अनलेस दिस इज परमिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके 100 रुपये से कम, क्या हो जाएगा? 100 रुपये से कम वालों के लिए सामान्य नियम को जारी नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुसार पठित धारा 3 के अधीन या परिसीमा से संबंधित विधि के अन्य उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समय बाधित दावे साधारण तौर पर किसके लिए आते हैं? तो ये आप क्या जाएंगे? स्वीकार नहीं किए जाते। ठीक है। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन या परिसीमा से संबंधित विधि के अन्य
उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समय बाधित दावे साधारण तौर पर स्वीकार नहीं किए जाते। क्या नहीं किए जाते? स्वीकार ही नहीं किए जाते इनको। शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान इनमें से किस में आता है? प्रोविजन ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स सेल्स इज गिवन। तो कौन से नियमन में आता है आयकर बिक्री कर कटौती की जाती है? तो कौन से नियम में आता है? ये आपके नियम नंबर 105 में। किस में आता है? रूल नंबर 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदाय के बिल में प्रमाण पत्र कौन अंकित करता है? प्रतिदाय की बात हो रही है आपके, तो ये प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा कि वास्तव में जो राशि कोषागार में जमा कराई है गई थी वो पहले आहरित नहीं की गई थी, उसको डिपॉजिट नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कौन प्रमाणित करेगा? आपको प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा आपके? ये करेंगे आपके आहरण एवं वितरण अधिकारी। कौन करेंगे? ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। कौन करेंगे? आहरिंग ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्भेद किए जाएंगे? ठीक है, तो राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्भेद किए जाएंगे? तो ये किए जाते हैं आपके यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह में भुगतान नहीं हुआ हो तो राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृत किए जाते हैं। ऐसे मामले में जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों के जांच निदेशक एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा नहीं की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो उसको किसको भेजा जाता है? आपके महालेखाकार। किसको भेजा जाता है? आपके महालेखाकार राजस्थान जयपुर को। किसको भेजा जाता है? महालेखाकार राजस्थान जयपुर को। सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इसमें आपके अनिवार्य शर्त होती है कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना जरूरी होता है। सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए क्या होती है? टू ओपन ए पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट इन ट्रेजरी। ठीक है, तो कोषालय में क्या खोलना पड़ता है? पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है? सक्षम प्राधिकार द्वारा किसे प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रयोजन हेतु। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसके लिए किया जाता है? प्रशासनिक, यानी टू एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर एंड डेलीगेशंस। ठीक है, तो प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष को घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 3 ख के अंतर्गत एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि के आहरण तथा भुगतान को वितरण करने के लिए कौन अधिकृत करता है? तो राजपत्रित अधिकारी को कोष से बिलों की राशि को आहरण एवं भुगतान करने के लिए अधिकृत कौन करता है? तो ये करते हैं आपके कार्यालय अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस। कौन करते हैं? हेड ऑफ द ऑफिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्ष नहीं करता, कार्यालय अध्यक्ष करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम खंड फर्स्ट में दिए गए नियम कौन से हैं? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है, उनमें से खंड फर्स्ट में कौन से नियम दिए गए हैं आपके? ये दिए गए हैं राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश। कौन से दिए गए हैं? सेकंड ऑप्शन, राज्यपाल के अनिवार्य एवं कार्यकारी आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली कहलाती है। राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली क्या कहलाती है आपके? ई-ग्रास। क्या कहलाती है? ई-ग्रास। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन लेखा प्रणाली। ऑनलाइन ऑडिटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, वो क्या कहलाती है आपके? ई-ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ई-ग्रास क्या है? ई-ग्रास GRAS क्या है? तो इसी का ऑप्शन बताना है आपको। यह इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा आपके? सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस पेपर के सारे 150 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हुए। यह आपके पेपर सेकंड था और जूनियर अकाउंट के अब तक मैंने आपको 6 पेपर सॉल्यूशन करा दिया है।
6 पेपर ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर आरपीएससी ने ली थी एग्ज़ाम, और अब ये आगामी भर्तियों के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई और आगे वीडियो डाली जाएगी पेपर्स के विद सॉल्यूशन तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।